करोंदा गांव एक शांत लेकिन गूढ़ गांव जो तीन ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चौथी ओर बहती एक पतली चंचल नदी से घिरा था। यह गांव आधुनिक दुनिया से कोसों दूर था, लेकिन अपने आप में एक संपूर्ण संसार था। यहां मोबाइल के टावर नहीं थे, नहीं बिजली हर घर में थी, फिर भी लोग सुकून से जीते थे। गांव में कुल मिलाकर लगभग 670 घर थे। हर घर मिट्टी और गोबर से बना था। छप्पर की छतों पर सूखे घास का ढेर बिछा होता और दरवाजों पर खड़खड़ाती लोहे की सांकलें। गांव की गलियों में गायों की मुंह से निकली घंटियों की आवाजें, बच्चों की किलकारियां और औरतों की हंसी गूंजती रहती थी। खेतों से आती बैलों की हल्की घुघरुओं की आवाज और लकड़ी के हल की चरमराहट इस गांव का संगीत थी। ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक जिंदा जीव था। यहां के लोग जाति पाति से परे एक दूसरे के दुख सुख में साथ थे। रामू लोहार खेती के औजार बनाता था। शिवा सुतार बैलगाड़ियों की मरम्मत करता। शंकर वानी की दुकान थी जहां नमक, माचिस, तेल, गुड़ सब मिलता। लच्छी चमार गांव भर की चप्पलें और बैल के लिए पट्टे बनाता था। पतासा मास्टर गांव के स्कूल में अकेले शिक्षक थे और वहीं चौथी तक पढ़ाते थे। गांव में पढ़ाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिसे 10वीं तक पढ़ा लिखा कहते उसे बड़ा आदमी माना जाता। गांव के लोग सुबह 3 बजे उठते। कड़कड़ाती ठंड में भी किसान बैलों को जोड़कर खेतों की ओर निकलते। दिन में महिलाएं उनके लिए खाना लेकर खेतों तक जाती, बच्चे बकरियां चराने निकल जाते और बूढ़े पेड़ों के नीचे बैठकर गांव के पुराने किस्से सुनाते। रात होते ही गांव सन्नाटे में डूब जाता। कुत्तों की ओकेजनल भौंक, कभी कभार उल्लू की आवाज और दूर किसी झाड़ियों में खड़खड़ाहट, सब कुछ रहस्यमयी लगने लगता। और फिर आया ज्वार का सीजन। सावन बीत चुका था और अब खेतों में ज्वार की फसल लहलहा रही थी। किसानों ने कटाई शुरू की थी। कुछ ने फसल घर में लाकर मलानी कर ली थी, तो कुछ अभी खेतों में ही सफाई कर रहे थे। रात के अंधेरे में कुछ लोग खेतों में घुसते, फसल के बोरे उठाकर ले जाते। सुबह जब किसान आते तो फसल गायब। इसका मतलब था पूरे परिवार के भूखे रहने का खतरा। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग रात में बारी बारी से पहरा देने लगे, पर कोई चोर पकड़ा नहीं गया। एक डरावनी हवा बहने लगी थी गांव में। नंदू एक सीधा सादा किसान था। उस रात वो अकेले खेत में मलानी खत्म कर देर रात 2 बजे गांव लौट रहा था। अमावस्या की रात थी और रास्ता वीरान। जब वह बाबुल के उस पुराने पेड़ के पास से गुजरा, वहां कुछ अजीब था। पेड़ की शाखाओं के बीच सफेद साड़ी में एक औरत झूम रही थी। उसके हाथ आसमान की तरफ फैले थे। वह कभी झुकती, कभी घूमती, कभी बहुत तेज नाचती, तो कभी हवा में तैरती सी लगती। उसके बाल खुले थे और उसकी चाल में कोई लय नहीं, बल्कि पागलपन था। नंदू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बदहवास भागा गांव आया और चिल्लाने लगा, भूत, कमलाबाई का भूत, वो पेड़ पर नाच रही है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नंदू का बदन कांप रहा था। वो 2 दिन तक बुखार में तपता रहा। कुछ लोगों को यकीन हुआ, कुछ ने कहा नींद में भ्रम होगा, लेकिन कुछ औरतों की आंखों में अजीब डर उतर आया था। कमलाबाई एक नाम जो कुछ सालों पहले ही गांव से मिट गया था, लेकिन कुछ लोगों की यादों में अब भी जिंदा था। उसका बच्चा 1.5 साल का था जब वो कुएं में डूब गई थी। उस दिन भी अमावस्या थी। वो गांव के पुराने कुएं के पास कपड़े धोने गई थी। उसका बच्चा पास में लेटा था। शायद पैर फिसला, शायद कुछ और। शाम तक नहीं लौटी। जब गांव वाले पहुंचे तब कुएं में उसका शव पानी में तैर रहा था, बाल फैलाकर, आंखें खुली, जैसे कुछ कहना चाही हो। क्या वो आत्मा आज भी उस पेड़ पर आती है? क्या वो अपनी अधूरी जिंदगी के लिए पुकारती है? क्या नंदू ने सच में उसे देखा? गांव के सन्नाटे में अब सिर्फ रात की खामोशी नहीं थी, एक बेचैनी थी, एक दबा हुआ डर जो लोगों की नींद में उतर चुका था। नंदू बुरी तरह कांप रहा था। उसका बदन तप रहा था और वह बेसुध होकर बड़बड़ा रहा था। वो नाच रही थी, पेट बाल खुले, कमलाबाई, कमलाबाई, वो वापस आ गई है। उसकी मां बुढ़ी सोनाबाई रोती रही, मेरा बेचारा नंदू, इसे नजर लग गई, या फिर उस आत्मा ने देख लिया इसे। गांव की महिलाओं ने उसे गरम काढ़ा पिलाया, धूप धूप करवाया और तांत्रिक रघुनाथ बाबा को बुलाया। रघुनाथ बाबा, जो गांव के पास ही रहते थे और जड़ी बूटियों के साथ टोने टोटके भी करते थे, बोले, जिसने अमावस्या की रात में आत्मा को देख लिया, उसकी आत्मा खुद भी डोलने लगती है। इसे बचाने के लिए 7 रात तक नींबू मिर्चा का हवन करना होगा। अब पूरे गांव में खलबली मच चुकी थी। जहां कल तक ज्वार चोरी की चिंता थी, अब भूतनी का भय फैल गया था। रात को लोग घर से निकलने से डरने लगे।
बच्चों को दिन में ही घर में बुला लिया जाता। कुएं के पास कोई नहीं जाता, पेड़ के पास तो दूर दूर तक कोई नहीं जाता। औरतें बात करने लगीं, कमलाबाई की आत्मा कभी शांति में नहीं गई। वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। जिसने भी उस पेड़ के पास से गुजरा कुछ न कुछ देखता ही है। गांव की बुजुर्गों को वो दिन आज भी याद था। कमलाबाई खूबसूरत, हंसमुख और मेहनती। उसका पति दीनू उससे बहुत प्यार करता था। शादी के 4 साल बाद उनका बेटा हुआ चंदू। कमलाबाई उसे अपनी जान मानती थी। उस दिन वो अमावस्या की दोपहर थी। कमलाबाई अपने बेटे को झूले में लिटाकर कुएं पर कपड़े धोने गई थी। वहां पानी खुद ब खुद ऊपर आता था, इसलिए औरतें वहीं कपड़े धोती थीं। उसी दिन वो वापस नहीं आई। किसी ने उसे देखा नहीं। शाम तक दीनू बेचैन हुआ। जब गांव वालों ने खोजा, कुएं में उसका शव तैरता मिला। कुएं को तब बंद नहीं किया गया था। कुछ कहते कमलाबाई का पैर फिसला था, कुछ कहते कोई औरत वहां चीखती भी देखी गई थी, मगर डर के मारे किसी ने पास जाकर नहीं। और अजीब बात, उसके मरने के कुछ दिन बाद कई औरतों ने रात को कुएं से बच्चों की हंसी की आवाजें सुनी। कुछ ने कहा कमलाबाई अपने बच्चे को पुकार रही है। उस समय चंदू केवल 1.5 साल का था। उसके पिता दीनू कमलाबाई की मौत के कुछ महीने बाद गांव छोड़कर चला गया, शायद शोक में, शायद डर में। चंदू को उसकी दादी ने पाला। कुछ साल बाद चंदू गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए चला गया। अब जब नंदू ने कमलाबाई को देखा और वो बात जंगल में आग की तरह फैली, गांव के कई बुजुर्ग बोले, जिस अमावस्या को कमलाबाई मरी उसी अमावस्या को वो लौटती है। गांव की रातें अब और भी भारी हो गई थीं। कुत्ते हर रात भौंकते, कभी कभी पेड़ की दिशा में चीखते। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पेड़ की शाखाओं पर कोई परछाई देखी। एक बार लालू, गांव का चरवाहा, जो देर रात भैंस लेकर लौट रहा था, उसने भी कुछ देखा। वो चुपचाप अगले दिन गांव छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहां चला गया। लोगों को लगने लगा कि कोई बड़ा संकट गांव पर मंडरा रहा है। रघुनाथ बाबा ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा करके कहा, वो आत्मा अमावस्या की रात को जागती है। जो पेड़ और कुएं के बीच गया उसे वो देख लेती है। नंदू भाग गया तो बच गया, अगला भाग नहीं पाएगा। लोगों ने सुझाव दिया कि पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन कुछ ने विरोध किया। ये पेड़ 100 साल पुराना है, गांव का रक्षक है। एक अनकहा द्वंद्व गांव में छा गया, भय और श्रद्धा के बीच। अब हर अमावस्या की रात कोई न कोई गांव वाला रात को हल्की हंसी, चीख या झीनी सी गुनगुनाहट सुनने का दावा करता। औरतें सपने में सफेद साड़ी वाली औरत देखती, जो बार बार एक ही बात कहती, मेरा बच्चा कहाँ है। कुछ बच्चों ने नींद में चलना शुरू कर दिया, कुछ को नींद में रोते हुए देखा गया। एक ने तो सपने में कहा, मां बुला रही थी, पानी में ले जाना चाहती थी। वर्षों से करौंदा गांव से दूर चंदू अब वन विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी बन चुका था। वो अब 20 साल का था, लंबा, मजबूत और तेज दिमाग वाला। जंगलों में घूमना, दुर्लभ जीवों को पहचानना और कुदरत के रहस्यों में झांकना अब उसका पेशा था। उसे गांव की खबर एक चिट्ठी के जरिए मिली। चिट्ठी उसके मौसा के बेटे गणपत ने भेजी थी।